हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 22 ऑफ जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो व्हाट हैपन, गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो अमर जवान ज्योति है उसको अब हम मर्ज कर देंगे विद द वॉर मेमोरियल फ्लेम। ठीक है। अब थोड़ा सा अपन डिस्क्रिप्शन में समझते हैं कि है क्या ये व्हाट दी अमर जवान ज्योति इज। सो व्हाट हैपेंड, 1971 में जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, जिसको हम लोग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं, तो हमारे सोल्जर्स की डेथ हुई थी, मार्टर्स हुए थे। तो उनकी शहादत में इंदिरा गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने एक मेमोरियल बनाया था और उस मेमोरियल का नाम है अमर जवान ज्योति। अब हुआ क्या, जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में एक नए वॉर मेमोरियल बनाने की बात चल रही थी और एक नया वॉर मेमोरियल बना। ठीक है। और उस वॉर मेमोरियल में जितने सोल्जर्स मार्टर्स हुए हैं, इंडियन सोल्जर्स मार्टर्स हुए हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस, उनका नाम डिपेक्टेड है। इवन द सोल्जर्स हु गॉट मार्टर्ड इन द 1971 वॉर। तो इसी के चलते कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि अमर जवान ज्योति को मर्ज कर दिया जाएगा विद द वॉर मेमोरियल फ्लेम। मतलब अब एक ही फ्लेम होगी। अब सेंटर का यह कहना है कि देखो, अमर जवान ज्योति है तो उनकी शहादत के लिए, है ना, उनको हम याद करें, उसके लिए ये मेमोरियल बनाया गया था। बट उस मेमोरियल में हमें पता लगता ही नहीं। अगर कोई एक फॉरेनर आया या जिसको नहीं पता कि अमर जवान ज्योति किस पर्पस के लिए है ये, तो वो पता ही नहीं लगा सकता कि हमने 1971 में जो इंडियन सोल्जर्स की डेथ हुई है उनके मार्टर्स के लिए हमने ये बनाया हुआ है। और वॉर मेमोरियल में सारे सोल्जर्स जो मार्टर्स हुए हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस, उनके नाम डिपिक्टेड है। सो दैट्स द रियल, बोल सकते हैं दैट्स द रियल बेसिकली कंट्रीब्यूशन टू द मार्टर सोल्जर्स बाय द गवर्नमेंट, बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इसी के चलते हम लोग अमर जवान ज्योति में जो फ्लेम है, उस फ्लेम को हम मर्ज कर देंगे विद द फ्लेम ऑफ वॉर मेमोरियल फ्लेम। ओके। एंड एक चीज और, अ, सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस की अभी बर्थ एनिवर्सरी 25th बर्थ एनिवर्सरी आने वाली है। एंड उसी के कॉन्टेक्स्ट में उनका स्टेच्यू भी स्टैब्लिश किया जाएगा दिल्ली, न्यूटन्स दिल्ली में। ओके, जहां पर इंडिया गेट है, जहां पर हमारा जवान ज्योति है, वहीं पर ही, वहां पर आपका सुभाष चंद्र बोस ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी, 125th बर्थ एनिवर्सरी, उनका स्टैच्यू जो है वो इनॉग्रेट किया जाएगा। मूविंग फर्दर, सो नितिन गडकरी, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है, एंड इट्स यूनियन, ओके, नॉट नॉट स्टेट, एंड वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर इन दी भारतीय जनता पार्टी, उनका यह कहना है कि बहुत ही जल्द आम जनता जो है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो अब रोड कंस्ट्रक्शन में अगर किसी को पैसा लगाना है तो वो पैसा लगा सकता है। मिनिमम 1 लाख रुपीज आपको लगाना पड़ेगा। अब होता क्या है, लोग क्या करते हैं, लोग इंश्योरेंस में पैसा लगा देते हैं, लोगों को बहुत इकट्ठा पैसा मिलता है, पेंशन में लोगों को पैसा मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्पेसिफिकली, उनको पेंशन में जब पैसा मिल जाता है ना इकट्ठा, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग या बैंक में जमा कर देते हैं, और बैंक में जो इंटरेस्ट आता है 2% सेविंग अकाउंट पे, अगर फिक्स डिपॉजिट है तो 5% आता है। लेकिन उनका कहना है कि लोगों को ये नहीं पता, ऐसा देखा जाए तो स्टॉक मार्केट भी है, म्यूचुअल फंड भी है, ज्यादा रिटर्न देता है, बट लोगों को ट्रस्ट नहीं है उस चीज पे, क्योंकि डायनेमिक है, कभी भी गिर जाता है, कभी भी बढ़ जाता है। इसी चीज को लेकर लोगों का जो ट्रस्ट है ना, स्पेसिफिकली जो पुराने लोग हैं, उन लोगों का जो ट्रस्ट है वो गवर्नमेंट एंटिटीज के ऊपर ज्यादा होता है। इसी के चलते हम लोग एक नई चीज लेके आने वाले हैं जिसमें आम आदमी, मतलब कॉमन पीपल, कैन इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, स्पेसिफिकली जो हाईवेज होती हैं, रोड्स बनती हैं, और जिसके चलते उनको इजीली 8 to 9% जो है रिटर्न मिल जाएगा। ये चीज नितिन गडकरी ने बोली। हाँ, अभी सेबी, आपका सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके तरफ से अप्रूवल आना बाकी है। मूविंग फॉरदर, सो दो ऑर्गेनाइजेशन, नेस्कॉम एंड जेनॉब। तो नेस्कॉम की हम बात करें तो नेस्कॉम इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी में ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसने सर्वे किया और स्टडी किया, सॉरी, उस स्टडी में बताया गया कि इन द ईयर ऑफ 2021 इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स हुए हैं, उन स्टार्टअप्स ने $24.1 बिलियन रेस किया है।
फंड रेज किया फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। और देखा जाए तो ये प्री कोविड 19, मतलब कोविड 19 के पहले जो स्टार्टअप्स में पैसा रेज हुआ था उसका 2 टाइम्स ज्यादा है। मतलब 2019 ईयर में जो पैसा स्टार्टअप्स ने रेज किया था वो डबल हो गया 2021 में। हाँ, 2020 में डिक्रीज हुआ था, 2020 के कंपेयर करें तो 2020 से सिर्फ 3 गुना ज्यादा आया हुआ है। ओके, तो यही चीज बताई गई कि कैसे इंडिया में अब जो है कि स्टार्टअप्स की बीमारी है। एक नया वो अभी एक नया वो भी आ गया है, सीरियल भी आ गया है, शार्क टैंक करके। तो शार्क टैंक इंडिया, तो या तो लोग और मोटिवेट हो रहे हैं टू इंडल्ज इन मोर स्टार्टअप्स। ओके, मूविंग फर्दर, हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है तो सिटी न्यूज हम स्किप करेंगे। सो मूव टू दी स्टेट पेज। ओके, सो द फर्स्ट न्यूज जो हमारे स्टेट पेज में इंपॉर्टेंस रखती है, दैट्स फ्रॉम केरला, केरला एंड कर्नाटका। सो व्हाट हैपेंड, जब केरला गवर्नमेंट के मिनिस्टर से पूछा गया कि आप हमें ये बताओ कि आप थर्ड वेव में क्या एक्शन लेने वाले हो, तो उन्होंने बोला कि देखो, जब हम फर्स्ट वेव की बात करें, जब केरला में फर्स्ट वेव आई थी तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं था कि भाई इस कोविड 19 से कैसे बचना है। तो हमें लगता था सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि भैया आप लॉकडाउन लॉकडाउन लगा दो, किसी भी पर्सन को बाहर निकलने मत दो। तो हम उस पर रहे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, इकोनॉमी पूरी डाउनफॉल में चली गई, लोग डिप्रेशन में आ गए, मेंटल डिस्ट्रेस हुआ, फिजिकल डिस्ट्रेस हुआ। फिर जब सेकेंड वेव आई तो हमने देखा कि भैया देखो अभी सिर्फ कुछ ही लोग वैक्सीनेटेड है, 24% वैक्सीनेटेड है। तो हमने सेकेंड वेव में वैक्सीनेशन को, हमने और ज्यादा वैक्सीनेशन को अचीव करने के लिए हमने प्रोग्राम स्टार्ट किए। और देखा जाए सेकेंड वेव बेस लाइन में आया भी नहीं था कि थर्ड वेव आ गई। और थर्ड वेव में नाउ वी आर अवेयर कि हमें कोविड 19 से कैसे बचना है, हम कैसे बच सकते हैं। और इस बार की थर्ड वेव वो ज्यादा माइल्ड नहीं है क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन रेट ज्यादा नहीं है। इसी के चलते हम लोग रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। इवन वीकेंड कर्फ्यू भी हम लगाने के फेवर में नहीं है। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में भी वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ था, बट कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी वीकेंड कर्फ्यू लिफ्ट आउट कर दिया। रीजन यही दिया क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन की जो रेट है वो बढ़ी नहीं रही है, वो 5% है, नॉट मोर देन 5%। इसके चलते हम लोग जो वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है वो हम खत्म करते हैं। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो कर्नाटका गवर्नमेंट का यह कहना है कि तमिलनाडु का जो होगे नकाल प्रोजेक्ट है उसको हम लोग अपोज करेंगे। ठीक है, अब ये है क्या होके नगाल प्रोजेक्ट? देखो, होके नगाल प्रोजेक्ट इज बेसिकली अ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट एंड ये 2 डिस्ट्रिक्ट में ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा, कृष्णगिरी एंड धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट्स इन तमिलनाडु। और देखा जाए तो ये कावेरी वाटर का जो एक्सेस वाटर है उसको बेसिकली सही तरीके, अच्छा वाटर जो है ड्रिंकिंग वाटर वो सप्लाई करेगा। क्योंकि हम बात करें तो तमिलनाडु के इस रीजन में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं हो पाता और लोग जो है वो ऐसे पानी पे बेस्ड है जिसके चलते उनको बहुत सारी डिसीजेस हो जाती है और स्पेसिफिकली उनको फ्लू ऑरेसिस हो जाता है। अब फ्लू ऑरेसिस का मतलब, कभी आपने टीथ में देखा होगा व्हाइट स्पॉट्स बन जाते हैं, कभी आपने टीथ में देखा होगा कि आपका ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ दी फ्लोराइड अगर ज्यादा वाटर में है, जिसके चलते एक्सेस फ्लोराइड अगर वाटर में ज्यादा है, तो अगर आप स्टार्टिंग के 8 इयर्स में वो पानी पीते हो, मतलब जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो पानी पीते हैं, तो उनके दांत जो होते हैं ना वो व्हाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं। कभी देखा होगा व्हाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं आपके टीथ पे, ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं आपके टीथ पर, कमजोर हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। तो इसी के चलते हम लोग जो है कि और आगे चल के बीमारी ना हो वाटर से, तो अच्छा ड्रिंकिंग वाटर हम लोग सप्लाई करेंगे थ्रू दिस होकी नगाल प्रोजेक्ट। होकी नगाल फॉल भी है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। बट कर्नाटका गवर्नमेंट का यही कहना है कि अच्छा, ये याद रखना, ये आपका जो फ्लू ऑरेसिस है, ओके। और होकी नगाल का कहना जो है, होकी नगाल का यही कहना है, होकी नगाल प्रोजेक्ट जो होकी नगाल फॉल भी है जो कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। कर्नाटका का देखो ये कहना है, कर्नाटका का कहना है कि देखो जब कावेरी वाटर का एक्सेस वाटर ले रहे हो तो आपको हमसे परमिशन लेनी चाहिए थी, हमारा भी उसमें इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो विदाउट द परमिशन ऑफ द कर्नाटका गवर्नमेंट आप कर नहीं सकते और अभी हम परमिशन नहीं दे रहे। इसी के चलते वी आर अपोजिंग द फेज 2 ऑफ तमिलनाडुज होकी नगाल प्रोजेक्ट। Sorry guys, moving further towards the नेक्स्ट न्यूज। सो इट्स अबाउट के अभी बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क की हम बात करें जो कि स्टेट ऑफ कर्नाटका में है।
और वन ऑफ द टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो वहां पर अब टाइगर सेंसस होगी। टाइगर सेंसस मतलब काउंटिंग ऑफ टाइगर्स, ठीक है। एंड जो है, जो सर्वे का नाम दिया गया, जो सेंसस होगी, सब सेंसस का नाम है ऑल इंडिया टाइगर एंड मेगा हर्बीवोरस एस्टिमेशन। ओके। अब देखा जाए तो ऐसा नहीं है सर्वे पहली बार हो रहा है। 2006 में भी हुआ था, 2010 में भी हुआ था, 2018 में भी हुआ था, 2014 में भी हुआ था। और 2018 की हम बात करें तो 2018 में सेंसस जो टाइगर्स की कैलकुलेशन थी, टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी वो 125 थी इन दी नागरहोल। और कंपेयर किया था 2014 से तो 72 थी। तो एक तरीके से डबल से भी डबल 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 से ज्यादा हो गई थी। तो देखा था कि बहुत ज्यादा जंप आ गया था टाइगर के नंबर्स में। तो लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी और ज्यादा नंबर्स एक्सीड हो जाएंगे। बट जो वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ जो रीडर्स हैं या जो वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, तो उनका मुझे टर्म याद नहीं आ रहा कि उनको बोलते हैं एक्सपर्ट्स, बेसिकली तो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स, उनका यही कहना है कि ऑलरेडी 2018 में टाइगर की पॉपुलेशन ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच गई थी। और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉपुलेशन डबल हो जाएगी या पॉपुलेशन और ज्यादा एक्सीड करेगी, बहुत रैपिड तरीके से एक्सीड करेगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच गई थी। अब वो धीरे धीरे पॉपुलेशन उतनी ही रहेगी, फिर आगे चल के और धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। एंड जो इस बार का एनुमरेशन एक्सरसाइज है, मतलब काउंटिंग एक्सरसाइज है, वो एम एस ट्रिप से होगा। एम एस ट्रिप्स का मतलब मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, उस ऐप से काउंटिंग की जाएगी। और जरूरी नहीं है सिर्फ टाइगर की काउंटिंग होगी, इस एक्सरसाइज में आपका जो मेगा हार्बीवोरस है, इंक्लूडिंग एलिफेंट्स एंड गॉड्स, उन एनिमल्स की भी काउंटिंग की जाएगी। ओके, मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, इट्स अबाउट द रॉन्ग रेमेडी। तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रपोजल था कि रूल 6 ऑफ द आईएएस कैडर रूल्स 1954, उसके अमेंडमेंट को लेकर ये अपन पढ़ेंगे। द सेकेंड वन, इट्स अबाउट द सेटिंग सेल फॉर पावरफुल इंडिया जर्मन पार्टनरशिप, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट विल डिस्कस दी ये वाला एडिटोरियल जो कि हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स अबाउट द रॉन्ग रेमेडी। ये आईएएस और आईपीएस मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज के डेपुटेशन, सेंट्रल डेपुटेशन को लेकर चेंजेस है। तो सबसे पहले सेंट्रल डेपुटेशन समझो होता क्या है। ठीक है, कुछ चीजें समझाता हूं मैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये। सेंट्रल डेपुटेशन की हम बात करें तो जब आप आईएएस ऑफिसर बनते हो या आईपीएस ऑफिसर बनते हो ना, तो होता क्या है कि आपको कैडर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। कैडर्स मतलब स्टेट अलॉट कर दिए जाते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि स्टेट को, उस स्टेट को कितनी आईएएस की जरूरत है, कितने आईपीएस की जरूरत है। तो जैसे कि मान के चलो आपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक किया, आप अकेडमी गए, वहां की आपकी ट्रेनिंग हुई, फिर रैंक के बेसिस पर या आपके प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको कैडर अलॉट किया जाता है। ठीक है, तो देखा जाए किसी को सिक्किम मिलता है, किसी को यूपी मिलता है, किसी को महाराष्ट्र मिलता है, गुजरात मिलता है। तो अब देखा जाए तो अगर आप यूपी में आईएएस ऑफिसर्स बने या आईपीएस ऑफिसर्स बने तो स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट आपको रेगुलेट करती है। हाँ, आपको रिस्ट्रिकेट नहीं कर सकती, सस्पेंड कर सकती है ना, टर्मिनेट नहीं कर सकती। आपको टर्मिनेट प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्बिट में काम करोगे। ठीक है, होता क्या है, जब सेंट्रल डेपुटेशन की बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है उनके प्रोग्राम्स में, उनके पॉलिसी मेकिंग में। तो वो लोग क्या करते हैं, स्टेट से डिमांड करते हैं कि भैया हमें कुछ आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर चाहिए फॉर द सेंट्रल डेपुटेशन। सेंट्रल डेपुटेशन का मतलब सेंटर को जरूरत है आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स की। तो वो है सेंट्रल डेपुटेशन। और सेंट्रल डेपुटेशन जो है वो रूल 6 ऑफ द आईएएस कैडर रूल्स 1954 में मेंशन है, जो कि बताता है कि यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल डेपुटेट कर सकता है किसी भी आईएएस ऑफिसर, किसी भी आईपीएस ऑफिसर्स को फ्रॉम एनी स्टेट, बट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑन एंड दैट स्पेसिफिक आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स। मतलब होता क्या है, जब स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट बनाती है, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल किसी को भी उठा ले, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते भैया मैं ये आईएएस ऑफिसर अच्छा लगा तो हम सेंट्रल डेपुटेशन के लिए ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट बनाती है कि भैया जो कौन कौन, पूछती है सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर से, आप हमें ये बताओ कौन कौन इंटरेस्टेड है सेंट्रल डेपुटेशन के लिए। तो लोग अपना नाम भेजते हैं कि भैया ये नाम है। अब वो लिस्ट जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस लिस्ट में से
लगता है कि भाई उनके लिए ये ऑफिसर सही रहेगा, उसको चूज कर लेती है फॉर द सेंट्रल डेपुटेशन के लिए, है ना। तो अब इस रूल में जो अभी एग्जिस्ट करता है उसमें आईएएस ऑफिसर्स की भी परमिशन है, आईएएस ऑफिसर्स की भी हाँ है कि हमें सेंट्रल डेपुटेशन के लिए जाना है। स्टेट गवर्नमेंट भी बोल रहा है, परमिशन दे रहा है, हाँ भाई उसका भी से है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर जो है वो इतनी ही है कि भैया आप इतने ही आईएएस ऑफिसर्स को ले सकते हो, ठीक है। अब हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि जब हमने डेटा खोल के देखा तो 2014 में 69% ऑफ दी जो रिजर्व थी वो फिल हुई थी सेंट्रल डेपुटेशन की, लेकिन वहीं 2021 में वो डिक्रीज हो गई 30% तक। तो सेंट्रल डेपुटेशन के लिए कोई आ ही नहीं रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भेजता ही नहीं है। तो प्रॉब्लम सेंटर की तरफ से भी है, स्टेट की तरफ से भी है। सेंटर की तरफ से क्या है, मान के चलो किसी स्टेट ने लिस्ट नहीं भेजी कि ये ऑफिसर सेंट्रल डेपुटेशन के लिए, तो उसमें फाइनल से फिर यूनियन गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी उठा लेता है, ठीक है। अब कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कभी कभी हरकतें करता है कि किसी पर्सन ने बोला कि भाई मुझे सेंट्रल डेपुटेशन के लिए जाना, लेकिन उसका नाम लिस्ट में लिखते ही नहीं है स्टेट गवर्नमेंट वाले, तो यहां प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसी फ्लॉ को चेंज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कहना है कि हम लोग रूल 6 ऑफ द आईएएस कैडर रूल्स 1954 में अमेंडमेंट लेके आएंगे, जिसके चलते स्टेट का कोई भी रोल नहीं होगा सेंट्रल डेपुटेशन को लेकर, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे जिस पर्सन को भी, किसी भी आईएएस ऑफिसर, किसी भी आईपीएस ऑफिसर को सेंट्रल डेपुटेशन के लिए ला सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो वही चीज ऑथर ने बताई है यहां पर देखा जाए तो ऑथर ने स्टेट गवर्नमेंट्स का फेवर किया है। उन्होंने सबसे पहले पॉइंट बताया, उन्होंने बोला कि देखो दिस इज अ ब्रीच ऑफ फेडरलिज्म, ये फेडरलिज्म को ब्रीच करता है। आईएएस और आईपीएस की हम बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करते हैं, तो ये इट्स कम अंडर दी स्टेट लिस्ट। और अगर आप स्टेट के विदाउट परमिशन उनके आईएएस ऑफिसर, उनके आईपीएस ऑफिसर सेंट्रल डेपुटेशन के लिए ले जाते हो, तो फेडरलिज्म ब्रीच कर रहे हो आप, जो कि एसआर बोमई सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसके अगेंस्ट में है, पहला। दूसरा कि फेडरलिज्म को ब्रीच कर रहा है, दूसरा जो है वो ये है कि आईएएस ऑफिसर्स एंड आईपीएस ऑफिसर्स की ऑटोनॉमी उनको ब्रीच कर रहे हो आप। कैसे? अब पहले क्या था कि आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स जो विलिंगली लेता था कि हम सेंट्रल डेपुटेशन के लिए जाना चाहते हैं, वो जाता था सेंट्रल डेपुटेशन के लिए। लेकिन अगर किसी आईएएस ऑफिसर्स का मन नहीं है, अगर उसको ले लिया फिर, तो आपने उसकी विदाउट परमिशन उसको सेंट्रल डेपुटेशन में डाल दिया। दूसरा हो रहा, दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम जो है, मान के चलो, और ये देखा जाए तो ये देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म लॉस कराएगा। कैसे? स्पेसिफिकली आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के लिए। कैसे? मान के चलो कि आपने आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर को सेंट्रल डेपुटेशन के लिए बुला लिया। अब सेंट्रल डेपुटेशन फिक्स पीरियड के लिए होता है, 2 ईयर्स, फिर एक्सटेंड भी हो सकता है 2 ईयर्स के लिए, फिर वापस से उसको उसी स्टेट में जाना पड़ेगा। तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ट्रस्ट खो देगा उस स्पेसिफिक आईएएस ऑफिसर, उस स्पेसिफिक आईपीएस ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल क्लैश। मान के चलो यूपी में अगर एसपी की गवर्नमेंट है और सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो अगर सेंटर ने 2 साल के लिए उस आईएएस ऑफिसर के लिए रखा और फिर वापस भी स्टेट भेज दिया, तो समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट उस आईएएस ऑफिसर्स को कभी भी उसको अच्छा काम नहीं देगी। और आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स का जो चार्म है, और आईएएस ऑफिसर्स एंड आईपीएस ऑफिसर्स का जो ऑरा है, और बोल सकते हैं कि हम उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो खो जाएगी, क्योंकि फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टेट ऑफिशियल्स पे ज्यादा बिलीव करेंगे। तो एक ट्रस्ट ब्रीच हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट और इंप्लॉइज के बीच में, आईएएस ऑफिसर्स एंड आईपीएस ऑफिसर्स के बीच में। ये बताया गया। ओके, डीड इट, सिंपल सा है, मजेदार है। लेकिन मूविंग फॉरदर, सो इट्स अबाउट सेटिंग सेल फॉर पावरफुल इंडिया जर्मन रिलेशनशिप। देखो, पार्टनरशिप। अब ये एडिटोरियल है ना, ये एडिटोरियल स्पेसिफिकली जो कि एम्बेसडर ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी टू इंडिया है, उनने लिखा है। तो ये इंडिया और जर्मनी के रिलेशनशिप के बारे में है, तो अपन कुछ समझेंगे है क्या। देखो, सबसे पहले अब यहां पर देखा जाए तो ये अभी करंट में हुआ क्या कि जो जर्मनी की जो नेवी फ्राइगेट है वो अभी मुंबई के पोर्ट पे लैंड करी। तो उसी कॉन्टेक्स्ट से बताना चाह रहे हैं कि इंडिया और जर्मनी के रिलेशनशिप जो है ना बहुत स्ट्रेंथन होने वाले हैं। लेकिन फिर आगे उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया, ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो यहां से स्टार्ट करोगे द चैलेंजेस से। देखो, इंडिया की हम बात करें तो इंडिया देखा जाए तो सेंट्रल इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इट्स ए सेंट्रल पीस। इंडिया सेंट्रल पीस है। और यूरोप या जर्मनी, यूरोपियन यूनियन और जर्मनी अगर इंडिया को एज सेंट्रल पीस रखते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, तो क्या इंपॉर्टेंस है इंडो पैसिफिक रीजन की, तो वही बताया गया कि इंडो पैसिफिक रीजन कंसिस्ट ऑफ 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है,
दूसरा, वर्ल्ड की 33 मेगा सिटीज जो है उसमें से 22 मेगा सिटीज इंडो पैसिफिक रीजन में है। ठीक है। ग्लोबल जीडीपी जो है उसका 62% आपका इंडो पैसिफिक रीजन में है। और जो टोटल ट्रेड होता है, वर्ल्ड का टोटल ट्रेड, उसका 46% ऑफ द ट्रेड इंडो पैसिफिक रीजन से गुजरता है। तो बताया गया कि इंडो पैसिफिक रीजन कितना इंपॉर्टेंस रखता है यूरोपियन यूनियन के लिए एंड स्पेसिफिकली जर्मनी के लिए। ओके। और उसके साथ साथ कुछ गलत भी है इंडो पैसिफिक रीजन में। जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर हम टोटल कार्बन एमिशन की बात करें, ग्लोबल कार्बन एमिशन की बात करें, तो 50% ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशन जो है उसका सोर्स इंडो पैसिफिक रीजन है। ठीक है। जिसके चलते ये रीजन जो है वो बहुत सारी कंट्रीज के लिए एक ग्लोबल चैलेंज बना हुआ है, स्पेसिफिकली फॉर द क्लाइमेट चेंज एंड फॉर द सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। और इसी के चलते जर्मनी जो है वो इंडिया के साथ अच्छा रिलेशंस बनाना चाहती है एज अ गुड ट्रेडिंग नेशन, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग नेशन जर्मनी चाहती है ऐसा। और जर्मनी की हम बात करें तो जर्मनी का जो 20% ऑफ द ट्रेड है वो इंडो पैसिफिक रीजन में ही होता है, 20% ऑफ द टोटल ट्रेड। ओके। तो और वही बताया गया कि यूरोप का भी जो की इंटरेस्ट है ना फॉर द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, वो बिल्कुल फेवर करता है। कि अभी जो क्वाड बना था, क्वाड में बोला गया था कि भाई फ्री एंड आपका ओपन इंडो पैसिफिक ट्रेड होगा, तो बिल्कुल यूरोप उसको फेवर करता है। यूरोप के ही फायदे की बात है। इसी के चलते जर्मनी इंडिया रिलेशनशिप की बहुत ज्यादा स्ट्रांग पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये चीज बताया गया। फिर आगे ऑथर ने यही बताया गया कि हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और कोऑर्डिनेशन बन भी जाएगा। कैसे? क्योंकि G7 जो समिट होने वाली है इस साल, उसका प्रेसिडेंट जर्मनी होगा। एंड आफ्टर दिसंबर 2022, मतलब 2023 में जो G20 समिट होगी उसका प्रेसिडेंट जो है, मतलब होस्ट कंट्री इंडिया रहेगी। तो अभी G7 समिट में तो जर्मनी तो नहीं जा, इंडिया तो नहीं जा पाएगा क्योंकि इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ G7। बट इंडिया अपना एक तरीके से, जर्मनी अपना जो है एक तरीके से डोमिनेंस दिखा सकता है कि हम कितने वर्ल्ड में अच्छा स्टैंड करते हैं। और जर्मनी इनवाइट कर सकता है इंडिया को, मोदी जी को इनवाइट कर सकता है कि आप आइए G7 समिट में ज्वाइन करिए। और होता है, इंडिया ने अभी G7 समिट गया भी था, G7 समिट में गए भी थे अभी। और G20 समिट होगी जिसमें जर्मनी भी पार्ट है, इंडिया भी पार्ट है, और इंडिया होस्ट करने वाला है 2023 में, जिसके चलते और अच्छे रिलेशंस हो सकते हैं। हाँ, जरूर 16 इयर्स का जो चांसलरशिप थी एंजेला मार्केल, वो अब चेंज हो गई, अब ओलिफ स्कॉल्फ के पास पहुंच चुकी है चांसलरशिप। तो हो सकता है कि थोड़े से चेंजेस आए। और देखा जाए तो अभी जो करंट चांसलर है, न्यूली इलेक्टेड चांसलर ओल्फ स्कॉल्फ, वो भी इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं और इंडिया काम भी कर रहा है। अभी जर्मनी के सपोर्ट से इंडिया में एक ह्यूज सोलर प्लांट कंस्ट्रक्ट किया गया इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, धुले। महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट है धुले, वहां पर इट्स कैपेसिटी ऑफ 125 मेगा वॉट। तो ग्रीन एनर्जी पे भी इंडिया काम करेगा विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। तो सस्टेनेबल पाथ की तरफ इंडिया और जर्मनी जा रहा है। तो ऑथर का सिंपल सा यही कहना है कि इंडिया और जर्मनी को अच्छे पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है। मूविंग फर्दर, अच्छा ये पूरा ग्राउंड जीरो है, नहीं बढ़ना है, ठीक है। मूविंग फर्दर टुवर्ड द नेशनल यूज। सो अच्छा यही बताया गया कि नेताजी की जो स्टैच्यू है वो आपकी स्टैब्लिश की जाएगी आपका ल्यूटेंस दिल्ली पे, मतलब अमर जवान ज्योति जहां पर है वहीं पर स्टैब्लिश की जाएगी। और उनकी नेताजी की बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस बोलते हैं। मूविंग फर्दर, सो हुआ क्या देखो, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब कि अगर आप कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट करते हो, डिसऑनर करते हो। कंटेम्प्ट भी दो तरीके से होते हैं, एक से होता है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, है ना। अब जैसे कि आपने बोला सिविल कंटेम्प्ट का मतलब कि कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया, कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया और आपने उस ऑर्डर के अगेंस्ट काम किया या आपने उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, तो वो होता है सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब है कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को ही डिसरिस्पेक्ट कर दिया बाय दी वर्ड्स और बाय दी रिटन स्टेटमेंट, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा, है ना। और अब ये पता कौन करता है कि भाई ये कंटेम्प्ट है कि नहीं है? इस चीज के लिए होता क्या है, दो तरीके से आप पता लगा सकते हो कि ये कंटेम्प्ट है कि नहीं। अब देखा जाए तो कंटेम्प्ट का बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है। कोई भी पर्सन कभी फाइल कर देगा, भाई इसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, ये रोड के लेफ्ट साइड चल रहा था, इसने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं माना, इसी के चलते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना। तो इस चीज के लिए
कोर्ट में दो तरीके से कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है और पता लगता है कि ये जो है पिटीशन, ये कंटेम्प्ट है भी कि नहीं। पहला, कि सुप्रीम कोर्ट खुद सू मोटो कॉग्निजेंस ले ले उस केस का, जैसे कि प्रशांत भूषण वाले केस में हुआ था, कि सुप्रीम कोर्ट खुद बोले कि भाई ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और दूसरा तरीका जो है कि अगर कोई जब पिटीशन फाइल करता है कि भैया ये कंटेम्प्ट है कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट वो पिटीशन ना अटॉर्नी जनरल को रिफर कर देता है, और अटॉर्नी जनरल ने अगर बोल दिया कि हाँ ये कंटेम्प्ट है, तो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है कंटेम्प्ट की। अगर नहीं है, अगर अटॉर्नी जनरल ने बोल दिया नहीं है, तो प्ली वहीं के वहीं डिसमिस हो जाती है। तो हुआ क्या, जो हरिद्वार में जो आपके वो थे यति नरसिंघन, उन्होंने जो स्पीच दी थी, उस स्पीच को लेकर पिटीशन फाइल की गई कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन को डेरोगेटरी रिमार्क्स देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, इसके चलते इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। जब पिटीशन आई तो सुप्रीम कोर्ट ने रेफर कर दिया, पूछा अटॉर्नी जनरल से भैया ये कंटेम्प्ट है भी कि नहीं, तो अटॉर्नी जनरल ने बोल दिया कि हाँ दिस इज कंटेम्प्ट, और कंटेम्प्ट का जो एक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है नरसिंघन के अगेंस्ट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, कितने टाइप के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हाँ, आपका काम ये है कि आज आप कमेंट बॉक्स में ये लिखोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि कंटेम्प्ट की पनिशमेंट बताते हैं। ठीक है, ठीक है, और कौन सा एक्ट है, एक स्पेसिफिक एक्ट भी है। ठीक है, एक स्पेसिफिक एक्ट भी है जो कंटेम्प्ट को डिफाइन करता है, टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट को डिफाइन करता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है कि कंटेम्प्ट की डेफिनेशन क्या है और कंटेम्प्ट कितने टाइप के होते हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं है, वो कोई स्पेसिफिक एक्ट है। ठीक है, ईयर पता लगाना है, कौन सा ईयर है, गूगल पे सर्च करो, उसको पढ़ो और कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करो। और दूसरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो कि बताता है कि कंटेम्प्ट की पनिशमेंट क्या होगी, दोनों की, सिविल और क्रिमिनल की। मूविंग फर्दर, सो देखा जाए तो इन दी स्टेट ऑफ मेघालय एक ब्रिज बना हुआ है जो कि बहुत फेमस ब्रिज है और टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट भी है, लिविंग रूट ब्रिज। ठीक है, और जो सस्पेंशन ब्रिज की तरह काम करता है। लिविंग रूट ब्रिज का मतलब कि रूट्स, अभी भी ट्री की रूट्स के थ्रू वो ब्रिज बनाया गया, ऑन द रिवर बना हुआ है, रिवर। और इसी चीज को लेकर जो मेघालय के चीफ मिनिस्टर है कॉनराड के संगमा, उनका यही कहना है कि यूनेस्को को टैग देना चाहिए फॉर दैट रूट ब्रिज, एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ऐसा टैग देना चाहिए। हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनका यही कहना है कि रिसेंट में अभी जो टेक्सास और अबू धाबी में जो अटैक्स हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं क्योंकि वी लैक द काउंटर टेररिज्म कॉर्पोरेशन। तो उनका यही कहना है कि देखो ऐसे अटैक इंडिया में भी हुए थे, 26/11 में हुए थे, पुलवामा में हुए। तो इसी टेररिज्म को रोकने के लिए, टेरर को कॉम्बैट करने के लिए वी नीड अ ग्लोबल कॉर्पोरेशन। जब तक ग्लोबल कॉर्पोरेशन नहीं होगा हम लोग टेरर को कॉम्बैट नहीं कर सकते। तो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन या ग्लोबल कॉर्पोरेशन टू कॉम्बैट द टेरर। मूविंग फर्दर, अच्छा ये पूरा पेज नंबर 9 पूरा आपका नेशनल न्यूज से भरा हुआ है, नहीं पढ़ना है। सो ऑन द नेशनल न्यूज अगेन, सो व्हाट हैपन, तो कल के दिन अराउंड 3.33 लाख न्यू केसेस निकले हैं कोविड-19 के, ये बताया गया। ओके, और अभी जो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शन है वो 3.88 करोड़ पहुंच गए हैं, और एक्टिव केसेस जो है इंडिया में वो अभी 20 लाख है। मतलब ये टोटल बताया गया, टोटल इन्फेक्शन इतने हो गए, इतने लोग हो गए थे, बाकी लोग सुधर भी गए, एक्टिव 20 लाख है। मूविंग फर्दर, अच्छा ये न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग है, सो आई विल रिकमेंड आप खुद पढ़ें। इंटरेस्टिंग के साथ ये बताता है कि इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हम कैसा काम करते हैं। चलो पढ़ना इसको, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। मूविंग फर्दर, सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का यही कहना है, उन्होंने गाइडलाइंस बता दी फॉर द इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए कि देखो अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवलर आ रहा है तो पक्का किसी स्पेसिफिक स्टेट में जाएगा, तो उस स्टेट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे उसको। अगर किसी महाराष्ट्र स्टेट ने बोला कि भाई 14 डेज क्वारंटीन, आप रहिए 14 डेज क्वारंटीन। यूपी में बोला कि नहीं आपको क्वारंटीन नहीं रहना है, कोई दिक्कत नहीं, अब बिना क्वारंटीन के आप आ सकते हो इंटरनेशनल ट्रैवलर। दिल्ली में बोला कि भाई 7 डे क्वारंटीन, 7 डे क्वारंटीन रहिए। तो हम कोई नेशनल रूल नहीं बना रहे, हम कोई सेंटर रूल नहीं बना रहे, यूनियन कोई रूल नहीं बना रहे, स्टेट के रूल्स फॉलो करेंगे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, उनको जिस स्टेट में रहना है। मूविंग फर्दर, सो जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री को डीलर्स ने बोला है, फूड या फ्रूट्स डीलर्स ने बोला है कि आप ईरानियन एप्पल्स को इंपोर्ट करना बंद कर दो, क्योंकि हमारा जो लोकल प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है उसके चलते। और होता क्या, ईरानियन एप्पल्स आते हैं ना, ईरानियन एप्पल्स में पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो इंडियन एप्पल्स को वो बहुत ज्यादा
इम्पैक्ट डालते हैं गलत तरीके से, उसको 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 बेसिकली खराब कर देते हैं। मूविंग फर्दर ऑन द वर्ल्ड न्यूज, सो यही बताया गया कि कल जो एंटोनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और रशिया की तरफ से आपके सर्जियो लैवरोव दोनों मिले, और दोनों का यही कहना है कि यूक्रेन की टेंशन्स को लेकर हम लोग अपने दोनों यूक्रेन की टेंशन्स को हम लोग ईज डाउन कर देंगे विथ बाय सिटिंग टुगेदर। ओके, ये चीज यूके रशिया ने बोल दी है। ठीक है, हम लोग साथ में मिलकर बात करेंगे और यूक्रेन की जो टेंशन्स है, जिसमें यूएस यूक्रेन का साथ दे रहा है और रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट में है, उसको लेकर हम लोग टेंशन्स को ईज डाउन करेंगे। और एक चीज और, रशिया ने एक डिमांड रखी है, रशिया ने बोला है कि देखो नाटो से बल्गेरिया और रोमानिया को एग्जिट कर दो, क्योंकि जब नाटो बना था तब रशिया ने बोला था कि देखो ईस्टर्न यूरोप में नाटो नहीं आना चाहिए, और बल्गेरिया और रोमानिया आ चुका है, इवन यूक्रेन भी पार्ट बन रहा है नाटो का। मूविंग फर्दर, सो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज नहीं है और वर्ल्ड न्यूज में जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो ऑन द बिजनेस न्यूज, not an important news from our examination perspective. Same goes with the sports news. So this is the analysis of today's newspaper. हम लोग कल फिर मिलेंगे with some exciting news, exciting current affairs. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।